हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेट टैक्स। और कॉर्पोरेट टैक्स में भी खास तौर पे हम लोग VBI क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। खास तौर पे वैसे क्वेश्चन जो लास्ट टाइम में जो पूछा गया क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन होने वाला है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो आते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि बार बार क्वेश्चन आता है डिम्ड इनकम। डिम्ड इनकम क्या है, वैसा क्वेश्चन। तो देखते हैं, हम लोग लिखते हैं डिम्ड इनकम। डिम्ड इनकम, तो देखेंगे डिम्ड इनकम के अकॉर्डिंग कौन कौन सा ऐसा आइटम होता है जो डिम्ड इनकम में आता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, डिम्ड इनकम में आपको आएगा कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट होगी। उसके बाद आपको होगा, दूसरा होगा आपको ऑन डिस्क्लोज्ड और एंड अनडिस्क्लोज्ड एंड ऑन एक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। एकदम आराम से हम लोग समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। उसके बाद तीसरा होंगे आपको ऑन रिकॉर्डेड एंड ऑन एक्सप्लेन्ड मनी, एक ये होगा। उसके बाद आपको होंगे फोर्थ में इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट fully disclosed in books of account। कहता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद कहता है ऑन एक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, एक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। उसके बाद होंगे अमाउंट बोरोड फ्रॉम हुंडी, ठीक है। इतना आपको होता है डिम्ड इनकम। अब हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि डिम्ड इनकम के अकॉर्डिंग कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो इसके अकॉर्डिंग आपको आएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे जो आइटम हैं, यहाँ पे मैंने जिसको लिखवाया वो आपके लिए क्या हुआ, डिम्ड इनकम हुआ। मतलब डिम्ड इनकम के अकॉर्डिंग आपको आएंगे कैश क्रेडिट, अनडिस्क्लोज्ड या अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर और अमाउंट बोरो फ्रॉम हुंडी। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अमाउंट बोरो फ्रॉम हुंडी या अमाउंट बोरो और रिपेड फ्रॉम हुंडी, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि इसमें सेक्शन कौन कौन सा अप्लाई होती है। तो देखेंगे यहाँ पे आएंगे अंडर सेक्शन, मैं यहाँ लास्ट में लिखवाता हूँ, ये आएंगे आपको अंडर सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग आएंगे। ये आपको आएंगे
ये आपको आएंगे अंडर सेक्शन 69 और यहाँ पे आएंगे आपको अंडर सेक्शन 69A। उसके बाद आपको यहाँ आने का है अंडर सेक्शन 69B। उसके बाद इस पे आपको आने का है अंडर सेक्शन 69C और इस पे आएगा अंडर सेक्शन 69D। ठीक है, ये सेक्शन है। तो क्या समझे डिम्ड इनकम क्या है? तो जब कोई एसएससी को जब कोई एसएससी का टोटल इनकम की कंप्यूटेशन की जाती है तो उनके टोटल इनकम में जो डिम्ड इनकम होती है उन डिम्ड इनकम को भी आयोग को जो भी डिम्ड इनकम होती है उन डिम्ड इनकम को ऐड कर दी जाती है और जो टोटल इनकम आती है उन टोटल इनकम पर टैक्सेशन चार्ज की जाती है। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे डिम्ड इनकम के बारे में। उसके बाद डिम्ड इनकम में देयर आर ए फॉलोइंग्स आइटम इंक्लूडेड अंडर द डिम्ड इनकम। तो आप में कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो डिम्ड इनकम में आता है? तो सबसे पहले कैश क्रेडिट होती है जो अंडर सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग आती है। तो देखिए कैश क्रेडिट क्या है। यदि कोई एसएससी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश को उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है लेकिन वो उस कैश का नेचर नहीं बता पा रहा है, उस कैश का स्कोप क्या है, उस कैश का सोर्स कहाँ से है, मतलब कि वो कैश का नेचर क्या, किस प्रकृति का वो कैश है, उसका सोर्सेस कहाँ है, उन्होंने इस कैश को कहाँ से रिसीट किया है, इन तमाम बातों को जब वो फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो उसे डिम्ड इनकम मान ली जाती है। मतलब उस एसएससी को उस अवधि में जिस फिनेंशियल ईयर में उन्होंने जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्होंने शो कर रखा है उस वर्ष में जितने से उन्होंने कैश क्रेडिट को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया उतना को उसको इनकम मान लेती है। कब? जब वो अपने कैश को या तो सोर्स नहीं बता पाती है या उसका नेचर नहीं बता पाती है, या यदि बता पाती है तो जो एसएससी ऑफिसर होती है एसएससी ऑफिसर को वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है तो उस कैश क्रेडिट को जो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा गया उतना को डिम्ड इनकम मान ली जाती है और उनका जो अन्य जो अदर जो भी इनकम होती है उस इनकम में ऐड करके इन जो टोटल इनकम आएगा उस पर उसे टैक्स देनी पड़ती है। किस रेट से टैक्स देनी पड़ती है उन चीज़ों को मैं लास्ट में जिक्र करूँगा कि टैक्सेशन ऑन डिम्ड इनकम पे। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट अनडिस्क्लोज्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। इसी को मैं बोल सकता हूँ अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कि जब कोई एसएससी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्होंने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया है, शो नहीं कर पाया है। ठीक है, और शो भी कर पाया है तो उसको क्या है, अच्छे ढंग से उस इन्वेस्टमेंट का सोर्स नहीं बता पा रहा है कि मैंने कहाँ से इन्वेस्टमेंट करी और मैंने किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट की, या जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी ऑफिसर के थ्रू उस क्वेश्चन को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है। तो जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होता उन सभी को उसे इनकम मान ली जाती है। ठीक है, उसे बोला जाता है अनडिस्क्लोज्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी को बोला जाता है अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अनदर आएंगे अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी, अंडर सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग आती है। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई एसएससी, यहाँ पर क्या था, कैश का जिक्र, यहाँ पे मनी का मतलब यदि कोई एसएससी के पास कोई वैल्यूएबल एसेट्स पाया जाता है जैसे गोल्ड, बुलियन, डायमंड, प्लेटिनम, सिल्वर, और इस चीज़ों को वो जिक्र नहीं कर पाता है कि मैंने ये सारे वैल्यूएबल एसेट्स कहाँ से मैंने परचेज किया है, किन सोर्स ऑफ इनकम से मैंने परचेज कर रखा है। ठीक है, या उन्होंने कर रखा है परचेज, अगर उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसी को शो कर रखी है लेकिन जितना को उन्होंने शो किया उससे ज़्यादा एवब का वो एसेट शो कर रहा है और एसेसिंग ऑफिसर को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है तो उसे मान लिया जाता है डिम्ड इनकम। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यदि कोई एसएससी बुक्स ऑफ अकाउंट में पूर्ण रूप से अगर कोई विनियोग के नहीं शो कर पाती है तो उस विनियोग को भी एसेट्स मान ली जाती है। उसके बाद क्या, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। यदि कोई एसएससी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में यदि कोई एक्सपेंडिचर उन्होंने शो कर रखा है और उस एक्सपेंडिचर को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि ये एक्सपेंडिचर मैंने कहाँ पे करी। ठीक है, तो वैसे एक्सपेंडिचर को एसएससी ऑफिसर डिम्ड इनकम मान लेता है।
कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया है ये गलत तरीका से किया है, आप उसका प्रूफ बताओ, उसको एक्सप्लेन करके बताओ, सेटिस्फाइड करके बताओ। यदि इन तमाम चीज़ों को वो ना ही उसका सोर्स बता पाती है, ना ही उसका नेचर बता पाती है उस एक्सपेंडिचर का, ना ही स्कोप बता पाती है, तो उस एक्सपेंडिचर को असेसिंग ऑफिसर इनकम मान लेती है, अर्थात डिम्ड इनकम। उसके बाद कहता है अमाउंट बोरोड फ्रॉम हुंडी, या बोरो या रिपेड। यदि कोई हुंडी के थ्रू यदि हम लोग ऋण लेते हैं, यानी कि बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, या उस लोन को रीपेमेंट करते हैं, ठीक है, बोरो या और रीपेमेंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और रीपेड करते हैं, ठीक है। तो ये जो रीपेड किया गया है, मतलब रीपेमेंट किया गया है, ये होनी चाहिए अकाउंट पेई चेक के थ्रू होनी चाहिए। यदि अकाउंट पेई चेक के थ्रू एसएसी नहीं करता है, तो जितना पैसा उन्होंने बोरो किया है या उन्होंने रीपेमेंट किया हुंडी के थ्रू, उन तमाम मनी को असेसिंग ऑफिसर इनकम मान लेती है, डिम्ड इनकम, और उस पर टैक्स चार्ज करती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टैक्सेशन ऑन डिम्ड इनकम। क्या समझे? टैक्सेशन ऑन डिम्ड इनकम। टैक्सेशन ऑन डिम्ड इनकम। अब देखेंगे, जो इनकम को एसेसिंग ऑफिसर ने डिम्ड मान लिया है, जो भी ट्रांजैक्शन एसएसी ने करी और उसको एसेसिंग ऑफिसर ने उसको डिम्ड इनकम मान लिया, तो उसको टैक्सेशन कैसे लगाया जाता है उस पर अब हम लोग जिक्र करते हैं। तो देखिए, जितना भी यहाँ पे लिखा गया डिम्ड इनकम, इन सभी डिम्ड इनकम पे एट द रेट ऑफ यानी कि टैक्स का रेट होगा, टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 60% से उस पर टैक्स कलेक्शन की जाएगी, प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25% और प्लस 4% जो होगा हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस चार्ज की जाएगी। और अदर इनकम पे जो नॉर्मल केसेस चलती है, जो नॉर्मल रेट है, उस रेट से टैक्सेशन देना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू मीन बाय डिम्ड इनकम, तो हम लोग इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। अगर यदि हम लोग को सेक्शन याद होती है तो उस सेक्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो क्या होता है, एग्जामिनेशन में हम लोग अच्छे से लिख पाएंगे, उस पर नंबर अच्छे ढंग से मिलेगा। तो आप लोग इसको वॉच कर लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में अच्छे ढंग से नोट्स बना लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में आप लोग अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। ओके, बाय बाय।